आज हम फिर से एक नई कक्षा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज के कक्षा का चर्चा का विषय जो है वो है नई कविता। नई कविता के संदर्भ में इस कक्षा में हम कुछ बातें चर्चा करेंगे जो तथ्य आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो कक्षा में बने रहें। तो देर ना करते हुए चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो नई कविता की शुरुआत जो है वो बहुत लोग दूसरे तार सप्तक से मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1951 से माना जाता है। हालाँकि बहुत सारे लोगों का मानना ये भी था कि प्रगति के बाद जब हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की शुरुआत होती है 1943 में, तब भी बहुत सारे विद्वानों ने उसे प्रयोगवाद ना मानकर नई कविता कहना समीचीन समझा और जिनमें सबसे प्रमुख नाम है वो अज्ञेय का आता है। लेकिन उन प्रयोगवादी कविताओं में उनकी कविताओं की प्रवृत्ति या विशेषता रही कि प्रयोग ज़्यादा होते रहें, तो इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने उन कविताओं को प्रयोगवाद के नाम से उसको पहचाना। तो चलिए हम आगे इस बात को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके मुख्य तथ्य देखिए, नई कविता के मुख्य तथ्यों को अगर हम देखें तो देखिए कि नई कविता हिंदी में नई कविता नई कविता हिंदी साहित्य की उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों तथा शिल्प का अन्वेषण किया गया है। तो अब की जो कविताएं हैं उसमें नए प्रयोग, नई चेतना, नई अस्तित्व की खोज है जो नए शिल्प विधान के साथ आपको अभिव्यक्त की जा रही है। उसके बाद देखिए कि ये प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। हालांकि बहुत सारे कवि का मानना, बहुत सारे विद्वानों का मानना ये था कि प्रयोगवाद जो था वही हिंदी के नई कविता की शुरुआती दौर था, लेकिन उस समय बहुत लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं कि नई कविता अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का ही विकास है। तो ये हमें जानना चाहिए कि नई कविता में विशेषकर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन 2 धाराओं के जो भी मूल विशेषता है उसका ही विकसित रूप यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद आगे चलें तो देखिए कि आधुनिक हिंदी कविता प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति से आगे बढ़ गई और अब वो पहले से ही अपनी पूर्ण पृथकता घोषित करने के लिए प्रयत्नशील है। आधुनिक काल की इस नवीन काव्यधारा को अभी तक कोई नया नाम नहीं दिया गया है। तो यही बात है कि इस कविता को अभी तक कोई नया नाम नहीं दिया गया है। बस नई हर दौर में कविताएँ जो है वो नई लिखी जाती है, नई-नई कविता लिखी जाती है। जो पुराने कवि हैं, उनसे जो नए कवि आते हैं, वो जो कविताएँ लिखते हैं, वो उनसे आधुनिक नई होती है। तो इस संदर्भ में वो उन कविताओं को भी हम नई कविता के अंदर रख सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि ये नई कविता जो थी इसका कोई अलग नाम नहीं है। तो प्रयोगवाद के बाद जितने भी नए कवि थे, उन्होंने जो कुछ भी रचनाएँ की उनको नई कविता के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए कि जन्म कब होता है नई कविता की, तो देखिए कि केवल नई कविता नाम से ही अभी इसका बोध कराया जाता रहा है। 1954 में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता काव्य संकलन का प्रकाशन हुआ। अब इसी को आधुनिक काल के इस नए रूप का आरंभ माना जाता है। तो देखिए कि पूछा जाता है कि नई कविता की शुरुआत कब से माने जाते हैं? तो जगदीश चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के नई कविता का प्रकाशन, संपादन से। अब आगे बढ़े तो देखिए कि नई कविता में प्रयोगवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर उसे अधिक उदार और व्यापक बनाया। नई कविता की आधारभूत विशेषता यह है कि वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी नहीं और वर्तमान जीवन के सभी स्तरों के यथार्थ को नई भाषा, नवीन अभिव्यंजना विधान एवं नूतन कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करने में संलग्न है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या कह रहे हैं कि जो प्रयोगवाद के जो संकीर्णता था, जो व्यक्तिवादी, अस्तित्ववादी चेतना थी, उसको व्यापक रूप दिया। अब तक ये एक संकुचित विचारधारा से चल रही थी और जो कविताएँ थी, वो सिर्फ़ समाज और व्यक्ति तक ही सीमित थी। लेकिन अब के कविताओं में क्या हुआ कि उसका जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया और अब की कविता जो थी वो धीरे-धीरे राजनीतिक पक्ष से भी जुड़ने लगा। तो अब की कविताओं में राजनीतिक जो अवसाद है, जो उनमें एक कहते हैं ना आशा की जो घुटन देखने को मिलता है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं इसमें कि हिंदी की यह नई कविता के परंपरागत रूप इतनी भिन्न हो गई, इस कविता ना कहकर अकविता कहा जाने लगा। तो अब देखिए कि इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे कवि ऐसे हुए जो अपनी-अपनी पत्रिकाओं को लेकर प्रकाशित करते हुए अपना नाम कमाना चाहते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि कविताओं के अलग-अलग नाम देखने को मिले। बहुत सारे लोगों ने जो कि अभी तक कविता का कोई ऑफ़िशियल कोई मतलब ऐसा स्थिर नाम नहीं था, कोई
एक व्यवस्थित नाम नहीं था, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जब आए कविता करने तो उन लोगों ने एक-एक टीम बना लिया और उन लोगों ने अपने-अपने सुविधा अनुसार किसी एक पत्रिका का संपादन करते हुए इस दौर के कविताओं को अपने-अपने सुविधा अनुसार, रुचि अनुसार उनका नामकरण करते रहे। अब देखिए कि बहुत सारे ये हम आगे चर्चा करेंगे कि इन कविताओं को और किन-किन नामों से जाना जा सकता है। उसके पहले देखते हैं कि जिस तरह प्रयोगवादी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अज्ञे की पत्रिका प्रतीक को प्राप्त है, उसी तरह नई कविता आंदोलन करने का श्रेय जगदीश प्रसाद गुप्त के संपादक तत्व में निकली पत्रिका नई कविता को दिया जाता है। तो देखिए कि प्रतीक जो पत्रिका है, वो है आपकी अज्ञे की और उस पत्रिका से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है, जबकि नई कविता की शुरुआत मानी जाती है जगदीश चंद्र गुप्त की आपकी पत्रिका नई कविता से। उसके बाद नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा जाता है जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य तथा नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। तो हम ये पहले ही पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए कि नया क्या है इसमें कि अज्ञे को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। पूछा जाता है कि नई कविता के भारतेंदु किन्हें माना जाता है, तो अज्ञे को माना जाता है। जिस तरीके से भारतेंदु ने आधुनिक काल में सभी विधाओं को जन्म दिया था, उनके हाथों से सब नवीन विधाओं का जन्म हुआ, ठीक उसी तरीके से आधुनिक काल में नई कविता की शुरुआत अज्ञे के हाथों होती है, इसलिए उनको भी इस नई कविता के जनक माना जाता है और उनके भारतेंदु की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि जिस तरह देखिए जिस प्रकार भारतेंदु ने जो लिखा सो लिखा ही, साथ ही उन्होंने समकालीनों को इस दिशा में प्रेरित किया और उसी प्रकार अज्ञे ने स्वयं विपुल साहित्य सृजन किया और प्रेरित प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जिस तरीके से आधुनिक काल में भारतेंदु ने गद्य विधा पद्य विधाओं की शुरुआत की, तो उस तरीके से वो करते हुए भी उन्होंने अपने समकालीन जितने भी साहित्यकार थे उनका मार्गदर्शन किया, उनका नेतृत्व किया, उनको दिशा दिखाया। ठीक उसी वही काम आधुनिक काल में नई कविता में के दौर में आपके अज्ञे ने किया। वे खुद भी लिखते रहे और समकालीन जितने भी उनके लेखक थे, उनका मार्गदर्शन करते रहे, उनका नेतृत्व करते रहे। उसके बाद कवि देखिए कि दूसरे शतक के कवियों में कौन-कौन आते हैं। आमतौर पर दूसरे शतक और तीसरा शतक के कवियों को नई कविता के कवि के दौर में शामिल किया जाता है, क्योंकि प्रथम जो तार सप्तक आया था, वो आया था 1943 में 1943 में, जिसमें जो 7 कवि थे, उनको प्रयोगवाद के मूल कवि माने जाते हैं। वे प्रयोगवाद के मूल कवि माने जाते थे, लेकिन ये जो 1951 में दूसरा शतक और तीसरा शतक जो 1959 1959 में आया, उनके जितने भी 7-7 कवि थे, वे सभी को नई कविता के कवि माने जाते हैं। अब देखिए कि दूसरे शतक के में कौन वैसे मूल कवि थे? दूसरे शतक में कौन-कौन से कवि हैं? तो उसमें है रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद सिंह मिश्र, शकुंतला माथुर और हरिनारायण व्यास। तो पूछा जाता है कि ये यूजीसी नेट, जेआरएफ या स्लेट के एग्ज़ाम में कि दूसरे स्टार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन दूसरे स्टार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो अगर आपको इन सबका नाम याद नहीं है, तो फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाएँगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम प्रथम, द्वितीय और तृतीय तार सप्तक के जितने भी कवि हैं, उनके नाम याद रखें। उसके बाद देखिए तीसरे तार सप्तक के जो कवि हैं, उनमें कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वत्सायन आदि प्रमुख हैं। उसके बाद आगे बढ़े कि इन तार सप्तक के अतिरिक्त और भी बहुत ऐसे कवि थे जो अपने-अपने तरीके से अपने-अपने फ़ील्ड में रचना कर रहे थे, जिनमें श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार, मलयज, सत्येंद्र तिवारी, धूमिल, लक्ष्मीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, चंद्रकांत डिगडोले आदि का नाम आता है। उसके बाद देखिए कि ये आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? नई कविता में देखिए नई कविता में एक साथ भिन्न-भिन्न वाद दर्शन से जुड़े रचनाकार शामिल हुए। यदि अज्ञेय आधुनिक भावबोधवादी, अस्तित्ववादी या व्यक्तिवादी हैं, तो वहीं मुक्तिबोध जो है मुक्तिबोध केदारनाथ सिंह और आदि जो हैं वो मार्क्सवादी, समाजवादी और भवानी प्रसाद मिश्र यदि गांधीवादी हैं, तो रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि लोहियावादी, समाजवादी और धर्मवीर भारती रुचि सिर्फ देहवाद में है। तो देखिए कि इसी दौरान इसी 10 वर्षों में ऐसे-ऐसे कवि हमारे समक्ष आए, जिन्होंने साहित्य के लिए अपनी रुचि, अपनी धारा, अपने विषय, कंटेंट जो है अलग-अलग विचारधाराओं से चुनी, जिनमें सबसे पहले अज्ञेय को अगर हम देखें तो वो अस्तित्ववादी या व्यक्तित्ववाद की बहुत बातें करते हैं, लोगों के अस्तित्व की बात करते हैं, लघु मानव की प्रतिष्ठा की बात करते हैं। तो वहीं मुक्तिबोध और केदारनाथ सिंह जो है वो मार्क्सवादी, समाजवादी विचारधारा से जुड़कर वो कविताएँ लिख रहे हैं। वहीं भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद से प्रभावित हैं, तो रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लोहिया से बहुत प्रभावित थे। तो लोहिया के जो दर्शन है उसके आधार पर वे कविता लिख रहे थे। वहीं धर्मवीर भारती जो हैं वो देहवादी कविता लिख रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ें
अस्तित्ववाद व आधुनिकतावाद का प्रभाव, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें कि नई कविता के रचनाकारों पर वो 2 वाद या विचारधाराओं का बहुत प्रभाव रहा, अस्तित्ववाद व आधुनिकतावाद। देखिए अस्तित्ववाद क्या है कि एक आधुनिक दर्शन है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए वो खुद उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगतता, आत्मसंबंधता, स्वतंत्रता, अजनबीपन, संवेदना, मृत्यु, त्रास, ऊब इत्यादि इसके मुख्य तत्व हैं। ये है अस्तित्ववाद। तो इसमें व्यक्ति प्रमुख होता है, समाज गौण होता है। व्यक्ति की अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनके दर्शन है, वो अधिक महत्वपूर्ण होता है समाज के अपेक्षा। उसके बाद देखिए कि आधुनिकतावाद, उसमें क्या है कि वो क्या है कि वो उसका संबंध जो है वो पूंजीवाद से है। पूंजीवाद के विकास के साथ उभरे नए जीवन मूल्यों में एवं नई जीवन पद्धति को आधुनिकतावाद की संज्ञा दी जाती है। अर्थात पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ आधुनिकतावाद का प्रभाव देखा जाता है। इतिहास और परंपरा से विच्छेद, गहन स्वामी चेतना, तटस्थता और अप्रतिबद्धता, व्यक्ति स्वतंत्रता, अपने आप में बंद दुनिया आदि इसके प्रमुख तत्व हैं। तो देखिए कि क्या-क्या है, इतिहास और परंपरा से अलग-थलग हो जाना, गहन स्वात्व चेतना, अपने विषय में सोचना, तटस्थता और अप्रतिबद्धता, व्यक्ति स्वतंत्रता, अपने आप में बंद दुनिया, किसी दूसरे के बारे में सोचने का फुर्सत ना होना। तो ये सब नई कविता में आधुनिकतावाद की मूल विशेषता रही। कि अभी देखते हैं कि नई कविता की मूल विशेषताएँ क्या-क्या हैं। जो कविता इन 10 वर्षों में लिखी गई, उन कविताओं की मूल विशेषता क्या-क्या रही? तो देखिए कि कथ्य में व्यापकता, तो कथ्य में व्यापकता है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, लघु मानव, क्षणवाद तथा तनाव में व द्वंद्व उनमें देखने को मिलता है। मूल्य की परीक्षा है, व्यक्तिगतता का एक मूल्य रूप में स्थापना, निरर्थकता बोध, विसंगति बोध, पीड़ावाद, सामाजिकता और लोक संपर्क। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तथ्य में व्यापकता है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, लघु मानव की प्रतिष्ठा है, क्षणवाद का महत्व है और तनाव व द्वंद्व का चित्रण है। उसके बाद मूल्य की परीक्षा है उसमें कि किस तरीके से व्यक्ति को उनके एक पहचान दिलाने के लिए संघर्ष है। तो ये सब आपको पीड़ा है, जो आशा है, आशा का जब हमारे कहते हैं ना कि जिन आशा को लेकर हमने आज़ादी प्राप्त की थी, तो उन आशाओं को जब हमारे नेताओं ने कुचल दिया, तो उसके बाद में घोर निराशा का जो ये देखने को मिलता है चेहरा, तो इन कविताओं का उसमें प्रतिफलन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आगे बढ़े तो काव्य संरचना की बात करें तो कि इन दौरान क्या-क्या लिखी गईं, तो देखिए कि 2 तरह की कविताएँ लिखी गईं, छोटी कविताएँ जो प्रगीतात्मक हैं और लंबी कविताएँ भी लिखी गई जो नाटकीय, क्रिस्टलीय संरचना, छंदमुक्त कविता, फैंटेसी, स्वप्न कथा से भरपूर प्रयोग। तो मूल बात अगर हम कहें, तो इस दौरान 2 प्रकार की 2 शैली में कविताएँ लिखी गई, एक छोटी कविताएँ और एक बड़ी कविताएँ। छोटी कविताएँ तो जो थी वो बहुत सारी कविताएँ प्रतीकात्मक थी, किसी न किसी प्रतीक को लिए हुई थी और वहीं लंबी कविताओं में नाटकीयता, फैंटेसी, स्वप्न और उसमें क्रिस्टल संरचना, छंदों से मुक्त आदि रचना आपको देखने मिलते हैं, जिनमें सबसे अगर बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुई तो वो आप अंधेरे में जो मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि बहुत लंबी कविता है, जिसमें छंदों से कोई लेन-देन नहीं है और कविता जो है वो बहुत लंबी कविता है। तो इस तरीके से आप इनमें देख सकते हैं कि ये बहुत लंबी-लंबी कविताएँ हैं। उनके बाद देखिए काव्य की भाषा, तो काव्य की भाषा क्या है कि बातचीत की भाषा, आम जनता जिस भाषा में बातचीत करती है, कम्युनिकेट करती है, वो भाषाओं से अब कविताएँ लिखी जाने लगी। शब्दों पर जोर दिया जाने लगा। अब शब्दों पे जोर दिया जाने लगा, अब व्यंग्यात्मक बातें होने लगी। अब ऐसा है कि जो सपाट बयानी है, उस पे ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। नए उपमान अब खोजने लगे कवि अपनी बातों को रखने के लिए, नए प्रतीक, नए बिंबों की खोज होने लगी। उसके बाद देखिए कि यदि छायावादी कविता का नायक महामानव था, प्रगतिवाद का नायक अगर शोषित मानव था, तो नई कविता का नायक लघु मानव है। तो यही बात मैं आपको बार-बार समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि छायावाद की अगर बात करें तो उस समय के जो नायक हैं कविताओं में, साहित्य में जो नायक तत्व देखते हैं तो वो हम महामानव के रूप में देखते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद के कामायनी का चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद प्रगतिवाद में जब आते हैं तो जब मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ता है तो शोषित मानव को ज़्यादा अपनी कविताओं में उन कवियों ने जगह दी। तो वहाँ पे जो शोषित मानव था उनको कविताओं का, उनको साहित्य का नायक बनाया गया और वहीं नई कविता की जब बात करते हैं तो इसके नायक के रूप में लघु मानव जो है वो हमारे सामने आते हैं। इसमें लघु मानव की बहुत सारी बातें होती हैं। अब देखिए कि इसका अंतिम चरम बिंदु की बात अगर करें तो 1959 मतलब 1959 में ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता का विकास प्राय चरम बिंदु पर था। तो ये अंतिम दौर था। इस बिंदु से एक रास्ता नई कविता की रूढ़ियों की ओर जाता था, जिसमें बिंब और विज्ञापित नुस्खों का अंधा अनुकरण किया जाता। फिर दूसरा रास्ता सच्चे सृजन का था, जो बिंबवादी प्रवृत्ति को तोड़ता था।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। तो इसको उसके बाद देखिए कि नए कवियों ने दूसरा रास्ता अपनाया, फलतः धीरे-धीरे काव्य सृजन के दिन के दायरे से निकलकर सीधे सपाट कथन की ओर अभिमुख हुआ, जिसे अशोक वाजपेयी ने सपाट बयानी की संज्ञा दी। तो अभी हमने कहा आपको कि अब जो कविताएँ थी, अब सिर्फ़ कहने के लिए, जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं, उस रूप में, उस भाषा शैली में कविताएँ लिखी जाने लगी। मानो जैसे कि कविता जब आप पढ़ रहे हो, तो किसी से बात कर रहे हो, ऐसे स्टाइल में कविताएँ लिखने लगी हैं, और इसलिए अशोक वाजपेयी ने उनको उन कविताओं को सपाट बयानी की संज्ञा दी है। अब देखिए कि नई कविता की शिल्पगत विशेषताओं में क्या-क्या आता है। तो शिल्पगत विशेषताओं में क्या होता है कि देखिए कि नई कविता ने लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति वो और उसके स्वप्न को एक सहज और उदार मानवीय भूमि में ग्रहण किया। साथ ही साथ लोक जीवन के बिंब, प्रतीक, शब्दों और उपमानों को लोक जीवन के बीच से चुनकर अब उसको उसने अपने को अत्यधिक संवेदनपूर्ण और सजीव बनाया। कितनी गहन बात है कि इन कविताओं में जो कंटेंट थी, लोक जीवन से थी, तो उनके सौंदर्य, उनकी आंतरिकता, उनके अपने मौलिक प्रश्न को उत्तर इन्होंने नवीन बिंब, प्रतीकों और शब्द तथा उपमानों से दिया। उसके बाद देखिए कविता के ऊपरी आयोजन नई कविता वहन नहीं कर सकती। वह अपनी अंतर्लय, बिंबात्मकता, नवीन प्रतीक योजना, नए विशेषणों का प्रयोग, नवीन उपमाओं में कविता के शिल्प की मान्य धारणाओं से बाकी अलग हैं। तो यही बात है, बस थोड़ा-सा आपको घुमा दिया गया है। इसके बाद देखिए कि भाषा की अगर हम बात करें, तो नई कविता की भाषा किसी एक पद्धति में बनकर नहीं चलती। सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें अधिक हुआ। तो सिर्फ़ बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते रहे कवि ने। नई कविता में केवल संस्कृत शब्दों को ही आधार नहीं बनाया गया, बल्कि विभिन्न भाषाओं के प्रचलित शब्दों का भी स्वीकार किया गया। अब देखिए कि उसके बाद नए शब्द भी बना लिए गए, जैसे टोए, भौभौके, खींचा, सीटी, ठिठुरन, सख्ता, चिरचिरा, ठोस, फुनगुनिया जैसे अनेक शब्द नई कविता के धड़ल्ले में प्रयुक्त होने लगे। मतलब अब जो नवीन उपमाएँ, नवीन प्रतीकों का प्रयोग होने लगा, तो हम बोलचाली और उन प्रतीकों, उन उपमाओं, उन बिंबों का प्रयोग जो था, इस्तेमाल जो था, आम बोलचाल में हो रही थी, तो सीधे-सीधे कवियों ने उसका प्रयोग किया, और वो बहुत धड़ल्ले से, मतलब बहुत कॉन्टिन्यूटी के साथ वो उसमें कविताओं में प्रयोग होने लगे। जिससे इसकी भाषा में एक खुलापन, ताज़गी दिखाई देता है। इसकी भाषा में लोक भाषा के तत्व भी समाहित हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए कि नई कविता में प्रतीकों की अधिकता है, तो प्रतीक भरे हुए हैं नई कविता में। जैसे कि साँप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होगे नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूँ, उत्तर दोगे? फिर कैसे सीखा डसना, बीस कहाँ से पाया? ये आगे की कविता है, एक साँप उसकी कविता है, तो साँप एक प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो ये मतलब जितने भी कवि हैं इस दौरान के, इस समय के, उन्होंने भर-भर के प्रतीकों का प्रयोग किया है, वो इसका एक उदाहरण ये है। नई कविता में बिंब भी विपुल मात्रा में उपलब्ध हुए। तो अभी हमने कहा कि बिंब हो, प्रतीक हो, उपमान हो, इन सभी का प्रयोग इस दौरान के कविताओं में अधिक मात्रा में हुई। नई कविता की विविध रचनाओं में शब्द, अर्थ, तकनीकी मुक्त, असंग, दिव्या सप्न, साहचर्य, पौराणिक, प्रकृति संबंधी काव्य बिंब निर्मित किए गए हैं। सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ में समेटे काँप रहा, हिल रहा वो मर जाएगा, मुक्तिबोध, एक कविता इनकी है। तो ये नई कविता में विविध रचनाओं में शब्द, अर्थ, तकनीकी, इन सब का प्रयोग आप आसानी से देख सकते हैं कि प्रयोग कर अल्टीमेटली वो लोग प्रयोग कर रहे थे, जिनके लिए वो लोग बोलचाल के लिए जो भी नए शब्द, नए शब्द मिलते थे उनको अपनी कविताओं में वो प्रयोग करते जा रहे थे। नई कविता में छंद को केवल घोर अस्वीकृति ही मिली, यह बात नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में विविध प्रयोग भी किए गए। हाँ, ये भी एक बात याद रखनी आपको ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि छंद मुक्त कविताएँ लिखी गई तो छंदों को एकदम से छोड़ दिया गया, हालाँकि उसमें अनेक प्रयोग होते रहे। उसके बाद नए कवियों में किसी भी माध्यम या शिल्प के प्रति न तो राग है, न विराग। तो किसी एक मंज़िल पे आके वो ये रुक नहीं जाते, इसीलिए ना किसी से राग है उनको, ना विराग है। उसके बाद देखिए गतिशीलता के प्रभाव के लिए संगीत की लय को त्याग कर नई कविता ध्वनि परिवर्तन की ओर आगे बढ़ती गई है। हाँ, उसके बाद एक वर्ण विषय या भाव के सहारे उसका संगोपांग विवरण प्रस्तुत करते हुए लंबी कविता या पूरी कविता लिखकर उस काव्य निबंध बनाने का पुरानी शैली नई कविता ने त्याग दी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नई कविता के कवियों ने लंबी कविताएँ भी लिखी, किंतु वे पुराने प्रबंध के समांतर नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि हालाँकि मुक्तिबोध ने और 2-4 कवियों ने लंबी-लंबी कविताएँ इस दौरान लिखी, लेकिन वे प्रबंध काव्य के समान नहीं है। जो महाकाव्य भक्तिकालीन हमें देखने को मिलता है, या भक्तिकालीन, रीतिकालीन में जो प्रबंध काव्य का रचना हो रहा था, उनके समुचय नहीं है। उसके बाद देखिए कि नई कविता के प्रत्येक कवि अपनी निजी विशेषता रखता है, तो ये हम सबको पता है कि सब
व्यक्ति अगर अलग है तो उनकी सोच, उनकी मानसिकता अलग है, उनके विचार अलग हैं। तो इसलिए नई कविता में जितने भी कवि हैं उनकी अपनी-अपनी निजी विशेषताएँ हैं। नई कविताएँ कवियों के लिए प्रधान है संप्रेषण, ना कि संप्रेषण का माध्यम। उनका मूल विषय है संप्रेषण, ना कि संप्रेषण का माध्यम। सिर्फ़ उनको कम्युनिकेट करना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नई कविता, गद्य और शिल्प दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि है यहाँ। अब यहाँ पे आखिरी हम पॉइंट अगर देखें तो छायावाद उत्तर युग की नवीन काव्य धारा, जो भी धाराएँ थी जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, शठोत्तर कविता, समकालीन कविता, तो इन कविताओं को छायावादोत्तर युग कहा जा सकता है। अब इसमें देखिए कि नवीन काव्य धारा, तो हालाँकि नई कविता जो लिखा जा रहा था उसमें बहुत सारे, हमने अभी कहा था कि बहुत सारे कवियों के ग्रुप्स थे जो अपना एक पत्रिका के संपादन के द्वारा उस युग में अपना नाम को ऊँचा करना चाहते थे। तो उन लोगों ने इस धारा को अपने-अपने नामों से नामाकरण करना स्वीकार किया। तो उसके बाद देखिए कि कुछ जो कवि थे, उनमें प्रगतिवादी विचारधाराएँ भी थी। उनमें जो कवि थे, उनमें कुछ कवियों की विचारधाराएँ जो थी, वो प्रगतिवाद से मेल खाती है, जिनमें केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन रंगे, राघव सेमंगल सुमन और त्रिलोचन आदि प्रमुख हैं। इन कवियों ने प्रगतिवाद की जो विचारधारा थी, उनको आगे ले आकर उन्होंने उस पर कविताएँ लिखना शुरू किया। उसके बाद प्रयोगवादी काव्य धारा, जिसमें अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और शमशेर बहादुर सिंह, ये लोग प्रयोगवादी विचारधारा को आगे ले जाकर उनके आधार पर ये कविताएँ लिख रहे थे, कविताओं में प्रयोग करते जा रहे थे। उसके बाद नई कविता काव्य धारा, जिसमें धर्मवीर भारती आदि का नाम आता है। उसके बाद देखिए, गीत में शंभुनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, कुंवर बेचन, अशेष, देवेंद्र शर्मा इंद्र आदि का नाम आता है, जिन्होंने इस समय कविता को गीत के रूप में प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया और गेय पद में कविताओं को गाकर लोगों तक पहुँचाने का काम किया। इसीलिए इसको नवगीत के रूप में उन लोगों ने इसकी संज्ञा दी थी, इसका नामकरण किया था। तो इसमें इन कवियों का नाम प्रमुख है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये जो नई कविता के संदर्भ में जो भी तथ्य आज हम लोगों ने पढ़े, वो आपके बहुत काम आएँगे। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए कंटेंट के लिए चैनल पे बने रह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।